21 मई 1991 की रात हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे दर्ज हुई जिसे कोई भूल नहीं सकता। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में चुनावी सभा का माहौल था। चारों तरफ भीड़ उमड़ी हुई थी और राजीव गांधी पूरे जोश के साथ लोगों से मिल रहे थे। समर्थक फूलों की माला लेकर आगे बढ़ते और राजीव गांधी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सबको स्वीकार करते। लेकिन भीड़ में एक महिला भी मौजूद थी जिसका नाम था धनु। उसने बड़ी सहजता से माला उठाई और राजीव गांधी को पहनाई। राजीव गांधी झुककर उसके नजदीक आए ही थे कि अचानक एक बटन दबा और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में वहां का नजारा बदल गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री समेत 15 और जिंदगियां उसी वक्त खत्म हो गईं। लेकिन इस ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया। दोपहर ठीक 4 बजे श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावास में फोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाते ही सामने से एक ठंडी आवाज आई, क्या राजीव गांधी अभी जिंदा हैं? यह सवाल सुनकर वहां मौजूद अफसर चौंक गए। उस समय राजीव गांधी बिल्कुल स्वस्थ थे और देश भर में चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। उसी दिन शाम करीब 6 बजे राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी सभा खत्म कर एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचते ही पायलट ने उनसे कहा, सर, फिलहाल उड़ान संभव नहीं है। विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। राजीव गांधी धैर्य से इंतजार करते रहे, लेकिन जब मरम्मत में ज्यादा वक्त लगने लगा तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, चलो आज रात यहीं गेस्ट हाउस में रुकते हैं। काफिला गेस्ट हाउस की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से एक पुलिस अफसर तेज रफ्तार बाइक पर आया। उसने राजीव गांधी की गाड़ी रोकी और बोला, सर, विमान अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अगर आप चेन्नई जाना चाहें तो तुरंत उड़ान भर सकते हैं। यह सुनते ही राजीव गांधी ने बिना देर किए गाड़ी का रुख मोड़ा और इतनी तेजी से चलाया कि उनकी सिक्योरिटी गाड़ियां पीछे रह गईं। अब यहां एक बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो, आखिर देश का प्रधानमंत्री अपनी कार खुद क्यों चला रहा था? सच यह है कि राजीव गांधी को ड्राइविंग और उड़ान भरने का जुनून था। वो कई बार इतनी स्पीड में गाड़ी भगाते कि सुरक्षा का पूरा काफिला पीछे छूट जाता। सिर्फ यही नहीं, उन्हें प्लेन उड़ाने का भी गहरा शौक था। बहुत कम लोगों को पता है कि सन 1970 में उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में बतौर पायलट नौकरी की थी और उस वक्त उनकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए महीने हुआ करती थी। अक्सर वो दिल्ली से जयपुर वाले रूट पर विमान उड़ाते थे। किस्मत के खेल देखिए, उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया। कुछ घंटों पहले आया एक रहस्यमयी फोन कॉल और फिर श्रीपेरम्बदूर की वो सभा। दोनों घटनाएं जैसे एक दूसरे से जुड़ी थी और फिर अचानक हुआ धमाका जिसने देश से उसका करिश्माई नेता छीन लिया। शाम के करीब 8:02 पर राजीव गांधी का जहाज चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरता है। वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जोशीला स्वागत करते हैं। तालियों और नारों की गूंज के बीच एक शख्सियत पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, मराठम चंद्रशेखर। ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई और फॉर्मर सांसद थी। इस रैली की मेजबानी की पूरी जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। राजीव गांधी एयरपोर्ट से सीधे उनकी एम्बेसडर कार में बैठते हैं और दोनों श्रीपेरम्बदूर की ओर रवाना हो जाते हैं, जहां पर चुनावी सभा होनी है। यह जगह एयरपोर्ट से करीब 33 किलोमीटर दूर थी। अब जरा सोचिए, वही श्रीपेरम्बदूर का मैदान जहां कुछ देर बाद ऐसा हादसा होने वाला है जिसने पूरे देश को हिला दिया। राजीव गांधी को उस रात किस किस रास्ते से होकर आना था और वहां क्या इंतजाम किए गए थे, यह सब जानना भी दिलचस्प है। सभा का पूरा मैदान तैयार था। बीच में एक बड़ा मंच बनाया गया था जहां से राजीव गांधी भीड़ को संबोधित करने वाले थे। मंच तक आने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। इसी के एक तरफ लेडीज सेक्शन था और दूसरी तरफ स्वागत करने वालों का इलाका। स्टेज से 100 मीटर दूर इंदिरा गांधी की एक बड़ी कार्डबोर्ड मूर्ति खड़ी की गई थी। प्लानिंग कुछ इस तरह थी कि राजीव गांधी आते ही सबसे पहले अपनी मां की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, फिर रेड कारपेट एरिया से होते हुए मंच पर जाकर जनता को संबोधित करेंगे। याद है मैंने मराठम का जिक्र किया था?
उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में एक शख्स बैठा था, एजे डॉस। इस सभा की पूरी प्लानिंग और अरेंजमेंट उसी के जिम्मे थे। डॉस की प्लानिंग के हिसाब से रेड कारपेट एरिया में कुल 21 लोग राजीव गांधी का स्वागत करने वाले थे। तय हुआ था कि उनमें से 3 लोग उन्हें माला पहनाएंगे और बाकी 18 कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार उनसे मिलेंगे। सब कुछ पहले से फाइनल था, लेकिन अचानक आखिरी वक्त पर मरागठम की बेटी ने रिक्वेस्ट कर दी कि एक महिला और उसकी बच्ची को भी राजीव गांधी से मिलने दिया जाए। मंजूरी मिल गई और इस तरह मां बेटी को भी एंट्री मिल गई। बच्ची का नाम था कोकिला, जो उस दिन राजीव गांधी को एक कविता सुनाने वाली थी। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि चेन्नई में राजीव गांधी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम काफी कड़े थे, क्योंकि यह बात साफ थी कि वो उस वक्त कई आतंकवादी संगठनों के निशाने पर थे। इस पूरे इलाके की सुरक्षा की कमान आईपीएस अफसर आर.के. राघवन के पास थी। उनके नेतृत्व में 300 पुलिस वाले तैनात थे। रेड कारपेट एरिया में जिन 23 लोगों को राजीव गांधी से मिलने की अनुमति थी, उनकी जांच मेटल डिटेक्टर से की जा रही थी। वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स को यह जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति की तलाशी के बाद ही एंट्री दी जाए। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। मैदान खचाखच भरा हुआ था। हर कोई बेसब्री से राजीव गांधी का इंतजार कर रहा था, लेकिन भीड़ में ऐसे 5 चेहरे मौजूद थे जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। इनका सिर्फ एक मकसद था, राजीव गांधी की हत्या। इनमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। दोनों पुरुष शिवराजा और हरिबाबू पत्रकार के भेष में स्वागत करने वालों के बीच खड़े थे। वहीं 3 महिलाएं थीं, नलिनी, धनु और सुभा। नलिनी महज मददगार थी, लेकिन असली खतरा धनु और सुभा थी। ये दोनों सुसाइड बॉम्बर थी। कपड़ों के नीचे छुपी जैकेट में बम फिट किया गया था, जिसे बटन दबाकर उड़ाया जाना था। इन दोनों का टारगेट था किसी भी हाल में रेड कारपेट एरिया तक पहुंचना, क्योंकि वही 21 लोग राजीव गांधी के सबसे नजदीक आने वाले थे। लाख कोशिशों के बावजूद शिवराजा और हरिबाबू इनके नाम लिस्ट में शामिल नहीं करवा पाए। नतीजा यह हुआ कि सुभा और नलिनी स्टेज के सामने बने लेडीज सेक्शन में जाकर बैठ गईं, लेकिन धनु अभी भी मौके की तलाश में थी। इसी दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने लगा। इस अफरा तफरी में धनु ने तुरंत मौका पकड़ा और उस मां बेटी के पीछे जाकर खड़ी हो गई, जिन्हें आखिरी वक्त में इजाजत मिली थी। पुलिस ने भीड़ को तो हटाया, लेकिन धनु पर किसी को शक नहीं। वो वहीं रेड कारपेट एरिया में खड़ी रह गई। उधर एजे डॉस तेजी से स्टेज पर चढ़ा और माइक पर आकर भीड़ को संबोधित करते हुए बोला, महानुभावों, हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। भीड़ एक बार फिर नारों से गूंज उठी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। जैसे ही रात राजीव गांधी का काफिला श्रीपेरम्बदूर के ग्राउंड में पहुंचा, माहौल तालियों और नारों से गूंज उठा। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माला चढ़ाई और फिर रेड कारपेट से होते हुए मंच की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चादर ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। मरागठम चंद्रशेखर ने उन्हें बाकी नेताओं और पार्टी वर्कर्स से मिलवाया। अब बारी आई वहां खड़ी 3 महिलाओं से मिलने की। इन्हीं में छोटी बच्ची कोकिला भी थी, जिसने मासूमियत से राजीव गांधी के सामने खड़े होकर कविता सुनाई। भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन उसी वक्त अचानक भारी भीड़ ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और राजीव गांधी की ओर लपकने लगी। एक सुरक्षा अफसर ने तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, तमिल लोग मुझे देखने आए हैं, मैं इन्हीं के बीच रहूंगा। भीड़ और धक्का मुक्की के बीच सुसाइड बॉम्बर धनु कुछ पीछे रह गई थी, लेकिन उसने फिर से रास्ता बनाया और आगे बढ़ने लगी। तभी सब इंस्पेक्टर अनुसुया ने उसका हाथ पकड़कर रोका। राजीव गांधी ने यह देखा और मुस्कुराकर इशारा किया, उसे आने दो। अगले ही पल मौत उनके सामने खड़ी थी। धनु ने राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाई और उनके पैर छूने के बहाने झुक गई। नीचे झुकते ही उसने अपने बम जैकेट का पीछे वाला बटन दबाया और पल भर में जमीन हिल उठी। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग और धुएं से पूरा इलाका भर गया। लोग चीखने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जब धुआं थोड़ा छंटा तो नजारा देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेड कारपेट एरिया पर लाशें बिखरी हुई थीं, खून तरफ फैला हुआ था। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत
15 लोग मौके पर मारे गए और 40 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पत्रकार हरिबाबू का कैमरा जमीन पर पड़ा मिला, जिसमें इस कांड के आखिरी 10 पलों की तस्वीरें कैद थीं। सवाल यही गूंज रहा था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को इतने सख्त सुरक्षा घेरे में आखिर कैसे मौत मिली? दोस्तों, अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल वजह समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 21 मई 1991 की इस रात का राज सीधे जुड़ा था श्रीलंका के उस लंबे संघर्ष से। देखो, यह है हमारा भारत और उसके ठीक नीचे श्रीलंका। श्रीलंका को आजादी मिली थी साल 1948 में। उससे पहले यहां अंग्रेजों का राज्य था। अब मैप पर गौर करो, उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के हिस्सों में तमिल रहते थे, जबकि बाकी जमीन पर सिंहली यानी बौद्ध बहुसंख्यक आबादी थी। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार तमिलनाडु से तमिल मजदूरों को यहां खेतों और बागानों में काम करने के लिए लाती थी। इन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता था। वहीं जो तमिल पहले से श्रीलंका में रहते थे, वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते थे। समस्या ये थी कि श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल सिर्फ 23% थे, जबकि सिंहली 70%, और यहीं से विवाद शुरू हुआ। अंग्रेजों के द्वार में ज्यादातर सरकारी पदों पर तमिल थे, लेकिन जैसे ही 1948 में आजादी मिली, सिंहली नेताओं ने तमिलों को किनारे करना शुरू कर दिया। पहले तो इंडियन तमिल्स के वोटिंग राइट्स छीन लिए गए, फिर अंग्रेजी की जगह सिंहला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। शिक्षा में भी सिंहली छात्रों को रिजर्वेशन मिला और 1972 में नया संविधान लागू करके बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया गया। तमिलों के विरोध करने पर उनकी आवाज दबाने के लिए फौज भेज दी जाती। कई इलाकों में बलात्कार, हत्याएं और जबरदस्ती दमन किया गया। इन्हीं अत्याचारों ने जन्म दिया एक ऐसे शख्स को जिसने श्रीलंका की जमीन पर खूनी खेल शुरू किया। जाफना डिस्ट्रिक्ट के मेयर की गोलियों से हत्या करने वाला और तमिलों की आजादी के लिए लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाम का आतंकी संगठन बनाने वाला वही शख्स था वेलुपिल्लई प्रभाकरण। सोचो, तुम्हारे मोहल्ले में 2 बड़े परिवार रहते हैं। एक तरफ शर्मा जी का पूरा खानदान है और दूसरी तरफ वर्मा जी का। अब दोनों का इलाका अलग है, उनकी सोच अलग है, और जब जब टकराव हुआ है वो ऐसे लड़ते हैं जैसे मोहल्ला उन्हीं का हो। अब जरा इसे श्रीलंका वाली सिचुएशन से कंपेयर करो। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ थे तमिल लोग और दूसरी तरफ थे सिंहली यानी बौद्ध धर्म मानने वाले। तमिल लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था लिट्टे और उसका लीडर था प्रभाकरण। दूसरी ओर से ऑब्वियसली श्रीलंका की गवर्नमेंट और उनकी आर्मी। असल में ये पूरी लड़ाई थी अपने अपने अस्तित्व और हक की। लिट्टे सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसकी एक खतरनाक डिमांड भी थी। श्रीलंका 2 हिस्सों में बंटे और तमिलों के इलाके को एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम हो तमिल ईलम। लिट्टे का पूरा नाम भी यही बताता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अब जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। तमिल लोग थोड़े सेफ हो गए, लेकिन श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच ऐसी जंग छिड़ गई जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। दोनों तरफ से एक दूसरे को तबाह करने की कोशिशें, औरतों के साथ हैवानियत, हजारों लोगों की मौत, ये सब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर इंडिया में रहने वाले तमिल लोग इस सब को देखकर भड़क उठे। उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव बनाया कि इंडिया को इस लड़ाई में दखल देना ही पड़ेगा। उस वक्त हालात और भी पेचीदा थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और महज 40 साल की उम्र में राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी ने तमिलों की मदद के लिए कोशिश की। इंडियन नेवी ने जहाजों में भरकर खाना और दवाइयां श्रीलंका भेजी, लेकिन श्रीलंकन नेवी ने सब रोककर वापस लौटा दिया। ये बात इंडिया को बहुत खटकी। 2 दिन बाद साफ साफ मैसेज भेजा गया कि अगर अब की बार रोका गया तो इसे लाइटली नहीं लिया जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन पूमलाई शुरू हुआ। इंडिया ने 5 एयरक्राफ्ट से करीब 25 टन खाना और मेडिसिन श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में गिराए। 4 मिराज फाइटर जेट्स उनकी सिक्योरिटी में थे। इंडिया ने सीधे सीधे श्रीलंका की सरकार से कह दिया, तमिलों पर जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं होंगे।
इस ऑपरेशन के बाद श्रीलंका भी समझ गया कि मामला अब बड़ा हो चुका है। उन्होंने बातचीत की इच्छा जताई। नतीजा ये निकला कि 29 जुलाई 1987 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में श्रीलंकन प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन किया। इस समझौते में दो बड़ी बातें थीं। पहली, श्रीलंका की सरकार तमिलों को उनके सारे अधिकार और सुविधाएं देगी। दूसरी, तमिल मिलिटेंट्स यानी लिट्टे को हथियार डालने होंगे। लेकिन ट्विस्ट यह था कि सबको मालूम था प्रभाकरण इतनी आसानी से हथियार डालने वाला नहीं। इसीलिए समझौते से 2 दिन पहले 27 जुलाई को ही राजीव गांधी ने प्रभाकरण को दिल्ली बुलाकर बातचीत की थी। राजीव गांधी और प्रभाकरण की पहली मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। राजीव ने साफ शब्दों में कहा, देखो प्रभाकरण, अगर तुम अभी अपनी जिद छोड़ दोगे तो 2 दिन बाद एक शांति समझौते पर साइन हो जाएंगे। इससे तुम्हारे लोगों को भी राहत मिलेगी और श्रीलंका में खून खराबा भी रुकेगा। प्रभाकरण ने पहले तो माथे पर बल डाले, थोड़ी नानुक की, लेकिन आखिरकार मान गया। और फिर आ गया 29 जुलाई 1987 का दिन। जगह थी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। यहां राजीव गांधी और श्रीलंकन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। बाहर का माहौल मगर कुछ और ही था। पिछले कई दिनों से कोलंबो दंगों की आग में जल रहा था और उस दिन हालात इतने बिगड़े कि गुस्साए दंगाइयों ने राष्ट्रपति जयवर्धन के घर का एक हिस्सा तक जला दिया। डरे और घबराए जयवर्धन ने तुरंत राजीव गांधी से कहा, हमें श्रीलंका के तमिल इलाकों से आर्मी को वापस बुलाकर कोलंबो की रक्षा करनी होगी, लेकिन हमें आपकी इंडियन फोर्सेस का भी सहारा चाहिए। राजीव गांधी मान गए और हैरान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ 6 घंटे के अंदर इंडिया से इंडियन पीसकीपिंग फोर्स यानी IPKF श्रीलंका पहुंच गई। अब सुनने में यह सही फैसला लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह राजीव गांधी की सबसे बचकानी गलती थी। सोचो जरा, असली लड़ाई तो श्रीलंकन आर्मी और लिट्टे के बीच थी, लेकिन जब श्रीलंकन आर्मी को वापस बुला लिया गया तो उनके सामने किससे खड़ा कर दिया गया? इंडिया की IPKF को, यानी भारतीय सैनिक बनाम लिट्टे। और लिट्टे में कौन थे? वही तमिल, जिनमें से कई भारतीय मूल के भी थे। मतलब एक तरह से भारतीय ही भारतीय के खिलाफ खड़े कर दिए गए। इस फैसले ने साफ दिखा दिया कि प्रधानमंत्री के पास सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि गहरी कूटनीतिक समझ भी होना कितनी जरूरी है, क्योंकि एक गलत कदम हजारों लोगों की जान ले सकता है। 30 जुलाई 1987 को राजीव गांधी को श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। तभी अचानक एक नौसैनिक ने अपनी राइफल का बट उठाया और सीधे राजीव गांधी पर वार कर दिया। सबके होश उड़ गए, लेकिन किस्मत से राजीव गांधी बाल बाल बच गए। यही पहली बार था जब श्रीलंका की धरती पर राजीव गांधी पर हमला हुआ, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। लिट्टे ने शुरुआत में हथियार डालने का नाटक किया, मगर वक्त बीतते ही उनके और IPKF के रिश्ते जहरीले हो गए और फिर शुरू हुआ खतरनाक युद्ध। दोनों तरफ से गोलियां चली, बम फटे और हजारों लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी थे। फिर आया 1989 का चुनाव। नतीजे ऐसे निकले जिन पर किसी ने यकीन नहीं किया। रणसिंघे प्रेमदासा नए राष्ट्रपति बने और कुर्सी संभालते ही उन्होंने ऐसा खेल खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसी लिट्टे से हाथ मिला लिया जिससे पिछले 2 सालों में उनकी आर्मी और IPKF खून बहा बहा कर थक चुकी थी। लिट्टे ने भी मजबूरी में उनका प्रस्ताव मान लिया, मगर प्रभाकरण ने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। उसने कहा, ठीक है, हम समझौता मानते हैं, लेकिन पहले IPKF को यहां से निकालो। प्रेमदासा मान गए और उन्होंने आदेश दे दिया कि इंडियन फोर्सेस श्रीलंका छोड़ दें। इधर इंडिया में भी बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव में राजीव गांधी हार गए और प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, और वी. सिंह की सरकार ने मार्च 1990 में आदेश जारी किया, सारी IPKF फोर्सेस को वापस बुला लिया जाए। साल 1991 की कहानी है। उस वक्त तक श्रीलंका में तैनात इंडियन पीसकीपिंग फोर्स यानी IPKF वापस भारत लौट चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई थी एक लंबा जख्म। अपने 1248 जवान और 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए एक ऐसे युद्ध में गंवाकर
जो असल में भारत का था ही नहीं। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था कि तभी राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कह दिया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारी सरकार फिर से पावर में आती है तो हम IPKF को दोबारा श्रीलंका भेजेंगे। ये बयान जैसे ही रेडियो के जरिए लिट्टे चीफ प्रभाकरण के कानों तक पहुंचा, उसका खून खौल उठा। उसने अपने करीबी कमांडर से कहा, कभी नहीं, दोबारा ये आदमी सत्ता में लौटा तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि ये इलेक्शन जीते, इसे खत्म करना पड़ेगा, बस। वहीं प्रभाकरण ने अपने इंटेलिजेंस विंग को राजीव गांधी को असैसिनेट करने का टास्क दे दिया। प्लान के लिए चुने गए थे लिट्टे के 9 खतरनाक सदस्य, जिनमें शामिल थे मास्टरमाइंड शिवराजन, सुसाइड बॉम्बर धनु, उसकी साथी सुभा और बम बनाने का माहिर मुरुगन। मई 1991 में ये सभी एक शिप के जरिए चुपचाप श्रीलंका से भारत के तमिलनाडु पहुंचे। यहां इनका ठिकाना बना चेन्नई का भाग्यनाथ का घर। भाग्यनाथ अपनी मां पद्मा और बहन नलिनी के साथ रहता था और अपनी प्रिंटिंग प्रेस से लिट्टे के पोस्टर और किताबें छापा करता था। शिवराजन के दिमाग में राजीव गांधी को मारने के लिए कई खतरनाक आइडियाज थे। एक प्लान था भीड़ में नारियल बम फेंककर ब्लास्ट करना, दूसरा स्नाइपर शॉट से टारगेट खत्म करना और तीसरा सुसाइड बॉम्बर के जरिए ब्लास्ट। आखिरकार तीसरा प्लान फाइनल हुआ। इस मिशन के लिए चुने गए थे 3 नाम, सुभा, धनु और सोनिया। बम जैकेट नलिनी के पति मुरुगन ने खुद डिजाइन की थी। सोनिया को दिल्ली भेजा गया ताकि अगर चेन्नई वाला प्लान फेल हो जाए तो राजधानी में राजीव गांधी को टारगेट किया जा सके। लेकिन बाद में पता चला कि राजीव गांधी की एक बड़ी रैली श्रीपेरम्बदूर में होने वाली है, इसलिए शिवराजन ने धनु और सुभा को वहीं रोकने का फैसला किया। अब बारी थी रिहर्सल की। मई 1991 में चुनाव प्रचार जोरों पर था। शिवराजन ने तय किया कि सबसे पहले इनको टेस्ट करना होगा कि देश के एक्स PM तक पहुंचना कितना आसान है। इसके लिए उन्होंने टारगेट चुना VP सिंह को, जो उस वक्त प्रधानमंत्री भी नहीं थे क्योंकि उनकी सरकार गिर चुकी थी। इस पूरे सीन को कैमरे में कैद करने की जिम्मेदारी थी नलिनी की, लेकिन वो घबराहट में कैमरा ऑन ही नहीं कर पाई। ये देखकर शिवराजन आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर इतनी छोटी सी चीज में गड़बड़ हो गई तो राजीव गांधी तक कैसे पहुंचोगे? हालांकि इस रिहर्सल से उन्हें इतना जरूर समझ आ गया कि सिक्योरिटी कितनी कमजोर है और राजीव गांधी तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं जितना उन्होंने सोचा था। इस पूरे प्लान का हर डायलॉग, हर मूवमेंट, हर ब्लिंक तक कैलकुलेट किया जा रहा था। बस वक्त का इंतजार था और वक्त अब नजदीक आ रहा था। 21 मई 1991, वो रात जब राजीव गांधी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उस शाम धनु और सुभा ने अपना सुसाइड बॉम्ब वेस्ट पहना और बाकी साथियों के साथ चेन्नई से श्रीपेरम्बदूर पहुंची। यहां रैली का माहौल था, भीड़ का शोर, पोस्टर्स और चारों तरफ सिक्योरिटी। लेकिन इस भीड़ में एक खतरनाक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। शिवराजन ने उस दिन हरिबाबू नाम के एक लोकल फोटोग्राफर को 50 लाख रुपए देकर अपने साथ लाया था। काम साफ था, राजीव गांधी की हत्या की तस्वीरें कैद करना। दोनों पत्रकारों के वेश में रेड कारपेट एरिया तक पहुंचे। उनकी चेकिंग हुई और आसानी से उन्हें अंदर जाने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 3 महिला सुसाइड बॉम्बर्स को शक से बचने के लिए भीड़ में खड़ा कर दिया गया। नलिनी और सुभा धीरे धीरे भीड़ में बैठ गईं, लेकिन धनु वहीं बनी रही, राजीव गांधी तक पहुंचने के इरादे से। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, अगर रेड कारपेट में खड़े हो गए तो राजीव गांधी से पर्सनली मुलाकात हो जाएगी। भीड़ का जोश देखकर धनु ने भी मौके का फायदा उठाया और धीरे से आगे बढ़कर रेड कारपेट एरिया में घुस गई। अब वो उन कुछ चुनिंदा लोगों में खड़ी थी जिन्हें राजीव गांधी से मिलने का मौका मिलने वाला था। पुलिसकर्मी भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, एक्स्ट्रा लोगों को हटाया जा रहा था। तभी अचानक माहौल बदल गया। राजीव गांधी वहां पहुंच गए। लोग जयकारे लगाने लगे। राजीव गांधी जिंदाबाद की आवाजें गूंजने लगी। राजीव गांधी हर एक से मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो धनु के सामने पहुंचे तो उसने बड़ी मासूमियत से माला उठाई और उनके गले में डाल दी। राजीव ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। धनु झुककर उनके पैर छूने लगी और उसी पल उसने अपने बॉम्ब जैकेट के बाएं हिस्से में छिपे बटन को दबा दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बारूद की चिंगारी जली हो।
और अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग, धुआं और चीखें गूंज उठी। पूरा इलाका तबाही से भर गया। उस धमाके में राजीव गांधी, धनु और हरिबाबू समेत कई लोग मौके पर ही मारे गए। हरिबाबू का कैमरा वहीं जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें राजीव गांधी की हत्या के ठीक 10 फोटो कैद हो चुके थे। यही तस्वीरें आगे चलकर इस केस की सबसे बड़ी गवाही बनी। इसके बाद तमिलनाडु में जगह जगह रेड हुई। शिवराज, नलिनी और बाकी लिट्टे मिलिटेंट्स की तलाश शुरू हुई, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका में शांति समझौता कराने का जो काम भारत के कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए था, उसे जबरन अंजाम देकर राजीव गांधी ने अपनी मौत को खुद न्योता दिया। उस दिन भारतीय एम्बेसी में धमकी भरा कॉल भी आया था, लेकिन ऐसे कॉल्स तो रोज आते रहते थे, इसलिए उसे सीरियसली नहीं लिया गया। किस्मत का खेल देखिए, वो कॉल फेक नहीं था, बल्कि आने वाले वक्त की सच्ची चेतावनी थी। और हां दोस्तों, आज जब हम इस पूरी कहानी को याद करते हैं तो समझ में आता है कि वक्त और फैसले इंसान की जिंदगी को कैसे बदल देते हैं। जैसे उस वक्त एक कॉल को नजरअंदाज करना कितना बड़ा साबित हुआ। तो ये थी कहानी उस रात की जब भारत ने अपना सबसे जवान प्रधानमंत्री खो दिया। राजीव गांधी की ये मौत सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति के एक पूरे युग का अंत थी। ये है रिवीलिंग आइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अनकही और अनसुनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।